अध्याय 366। आप किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं? सीयू भी मेरे घर में पली बड़ी है और वह मीठी मीठी बातें करती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे माता पिता उसे कुछ अधिक पसंद करते हैं। मियाँ धीरे धीरे इन चीज़ों से सहमत हो गई थी। जूनियर हाई लगभग खत्म हो चुका था। उसके हाथ में पैसा था और उसके माता पिता उस पर विश्वास करते थे या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका भावी जीवन उसके ही हाथों में था। ऐसा इसलिए नहीं है कि वह मीठी मीठी बातें करती है, ये वास्तव में इसलिए है क्योंकि आप लियू डा नियांग वाक्य के बीच में रुक गईं। अचानक रुक गईं क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने लगभग ये कह दिया था कि मियाँ झोउ लैनफेंग की असली बेटी नहीं थी, जिससे वह क्षण भर के लिए डर गईं। शुक्र है उसने समय रहते खुद को संभाल लिया। गांव की पुरानी पीढ़ी के बीच ये सामान्य जानकारी थी कि मियाँ को शेन जियानहुआ ने उठाया था, लेकिन ऐसी आपत्तिजनक बातें कौन कहेगा? उन दिनों बच्चा ढूंढना कोई अजीब बात नहीं थी, हर कोई इसका आदी था। बेटों की चाहत में बेटियों को छोड़ देने की कहानियां किस गांव में नहीं हैं? दरअसल लियू डा नियांग को एक बार संदेह हुआ था कि मियाँ जियानहुआ की नाजायज़ बेटी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे मियाँ बड़ी हुई, उसने इस विचार को खारिज कर दिया। पिता और बेटी एक जैसे नहीं दिखते थे और जियानहुआ हमेशा बहुत उचित था। डा नियांग, क्योंकि मैं क्या हूँ? मियाँ ने पलकें झपकाईं। उसके चेहरे पर असमंजस के भाव दिखे। लियू डा नियांग ने 2 बार अजीब तरह से हे हंसते हुए कहा, कुछ खास नहीं, तुम पहले ही स्कूल से बाहर हो चुके हो। मुझे दोपहर का खाना बनाने के लिए जल्दी वापस जाना होगा। तुम्हें भी वापस जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लियू डा नियांग की पीछे हटती छवि को देखकर मियाँ ने एक कड़वी मुस्कान बिखेरी। सच में वह जानती थी कि लियू डा नियांग क्या कहना चाहते थे। एक नाजायज़ संतान, एक ऐसा लेबल जिसे वह जीवन भर कभी नहीं हटा पाएगी। जब मियाँ घर पहुंचा तो झोउ लैनफेंग रसोई में खाना बना रहा था, जबकि शेन जियानहुआ हथौड़े से खिड़की की मरम्मत कर रहा था। पिताजी, उसने पुकारा। अरे ओ! जियानहुआ उसकी आवाज़ से चौंक गया। उसने गलती से अपनी उंगली पर हथौड़े से प्रहार किया, जिससे उसके अंगूठे की त्वचा टूट गई और चमकदार लाल रक्त बहने लगा। हंगामा सुनकर झोउ लैनफेंग रसोई से बाहर भागा। जियानहुआ के घायल हाथ को देखकर उसने मियाँ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे छोटे दुष्ट, तुम किसे डराकर मारना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। क्या मैं अपने पिताजी को घर पर देखकर उनका अभिवादन भी नहीं कर सकता? उद्धरण चिन्ह। मियाँ ने ठंडा उपहास किया। उसने अभी अभी डैड कहा था और वह किसी को मारने के लिए काफी डरावना था। ये सुनकर जियानहुआ ने अपनी पत्नी की ओर देखा। मैं विचलित था। बच्चे को दोष क्यों दें? यह उसकी अपनी व्यस्तता थी। अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर उसे जो खुशी मिली थी, वह उसे कैसे दोष दे सकता था? लेकिन वह अपनी पत्नी को बहुत अधिक दोषी ठहराना भी सहन नहीं कर सका। हाल ही में वह इतनी पतली हो गई थी कि उनके गाल पिचक गए थे। लौटने पर जब उसने पहली बार उसे देखा, तो वह उसे पहचान ही नहीं पाया। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ? झोउ लैनफेंग ने आहत स्वर में कहा, आप महीनों से मेहनत कर रहे हैं। आप अभी वापस आए हैं और आराम भी नहीं किया है, और अब आप फिर से चोटिल हो गए हैं। मुझे चिंता कैसे नहीं होती? उद्धरण चिन्ह। झोउ लैनफेंग मियाँ के प्रति कठोर थी, लेकिन वह अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। यदि जियानहुआ ने बिना विवाह के एक बच्चे का पिता नहीं बनाया होता, और यदि वे सीयू को अपने घर में पंजीकृत कर पाते, तो उनका 3 लोगों का परिवार कितना खुश होता। अपने छोटे दिनों में वह एक दृश्य बनाने की हिम्मत नहीं करती थी,
डरती थी कि अगर चीजें बिगड़ गईं तो जियान हुआ अवज्ञा में तलाक ले लेगी और उस लोमड़ी के साथ रहेगी। अब उसे ये भी डर था कि जियान हुआ सीयू की उपेक्षा करेगा। साथ ही जियान हुआ अपना सारा पैसा घर वापस ले आया और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, इसलिए उसने कोई उपद्रव नहीं किया। मियाँ मियान, अपनी माँ से परेशान मत हो, वह ऐसी ही है, ये जानते हुए कि उसकी पत्नी सिर्फ उसके लिए चिंतित थी। जियान हुआ उसे दोष नहीं दे सका और इसके बजाय उसने अपनी बेटी को सांत्वना देने की कोशिश की। हालांकि उनकी बेटी हाल ही में थोड़ी काली हो गई थी, वह लंबी हो गई थी और नए कपड़े पहन रही थी, इसलिए उन्होंने मान लिया कि उनकी पत्नी इन दिनों उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रही होगी। हालांकि उसकी पत्नी के शब्द अभी भी कठोर थे, फिर भी उसने अनुमान लगाया कि उसने स्थिति से समझौता कर लिया है, जिससे उसे कुछ राहत मिली। अध्याय 367 दरवाजे और खिड़कियों की मरम्मत। शेन मियामियान ने इस विषय को टाल दिया और अपने बैग से एक बैंड एड निकालकर उस पर चिपका लिया, जबकि वह उत्सुकता से पूछ रही थी, गर्मी के चरम पर तुम्हें अचानक खिड़की ठीक करने का ख्याल क्यों आया? उद्धरण चिन्ह। उसके घर की खिड़कियां लकड़ी से बनी थीं, और उनमें से एक तख्ता आधे साल से अधिक समय से सड़ रहा था। शेन जियानहुआ ने इसे ठीक करने की कभी योजना नहीं बनाई थी, लेकिन अब जब मौसम गर्म हो गया था, तो उन्हें रात में सोने के लिए खिड़कियां खुली रखनी पड़ीं। फिर भी उसने अचानक खिड़की को ठीक करने का फैसला किया, जो वास्तव में काफी अजीब था। खिड़की टूटी हुई थी, और मुझे तुम्हारी माँ और झोउ सीयू के घर में असुरक्षित होने की चिंता थी। पिछली बार जब मैं वापस आया, तो मैंने तुम्हारी माँ को ये कहते सुना कि कुछ उपद्रवियों की नज़र सीयू पर थी। तुम दोनों अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें अधिक सावधान रहना चाहिए। शेन जियानहुआ की निगाहें दूसरी ओर चली गईं। शेन मियामियान से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। ओह! हालांकि शेन मियामियान को यह अजीब लगा, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। शेन जियानहुआ पर बैंड एड चिपकाया और चिंता से कहा, आपका हाथ घायल हो गया है, आपको इसे दूसरी बार ठीक करना चाहिए। इन दिनों बहुत गर्मी है, हम रात में खिड़कियां बंद करके भी सो नहीं सकते। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी खरोंच है। शेन जियानहुआ खिड़की की मरम्मत करने के लिए दृढ़ था, और शेन मियामियान उसे रोक नहीं सका। उसने अपना बैकपैक कमरे के अंदर रखने की योजना बनाई, फिर शेन जियानहुआ की मदद करने के लिए वापस बाहर आए। बच्चों ने खाना खा लिया है और अभी भी स्कूल जाना है, इसलिए जल्दी करो और खाना बनाना शुरू करो। शेन जियानहुआ ने अपनी पत्नी को भी रसोई में वापस भेज दिया। सावधान रहें कि आपके हाथ को दोबारा चोट न लगे। झोउ लैनफेंग ने रसोई की ओर जाने से पहले चिंता से भरे चेहरे के साथ कहा। जाने से पहले उसने शेन मियामियान को घूर कर देखा, मन ही मन सोचा, ये लड़की एक भूत की तरह चुपचाप वापस आ गई। एक बार जब सीयू पढ़ाई के लिए शहर गई, तो उसके लिए सिलाई सीखना बेहतर होगा, ताकि घर पर उसकी आंखों में जलन न हो। शेन मियामियान ने झोउ लैनफेंग द्वारा दी गई नज़र को न देखने का नाटक किया और चुपचाप अपने कमरे में लौट आए। जब वह दरवाजे पर पहुंची, तो रुक गई। उसके पिता ने अभी अभी खिड़की ठीक नहीं की थी। उसने दरवाजे की मरम्मत भी कर दी थी और उसकी जगह नया ताला लगा दिया था। खिड़की से शेन जियानहुआ ने उसे दरवाजे की ओर घूरते हुए देखा और समझाया, तुम और तुम्हारी बहन बड़ी हो रही हो, और आजकल मैं 1 या 2 महीने के लिए बाहर रहता हूँ। मुझे हमेशा तुम दोनों की चिंता होती है और रात को ठीक से नींद नहीं आती, इसलिए इस बार मैं मुख्य रूप से दरवाजे और खिड़कियां ठीक करने के लिए वापस आया। ओह! उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने इसे दिखाया नहीं।
उसने अपना बैग नीचे रखा और शेन जियानहुआ को नाखून पकड़ने में मदद करने के लिए बाहर आई, लेकिन उसने इसकी अनुमति नहीं दी। बस मुझे कीलें दे दो, तुम्हें उन्हें पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने हाथ को चोट मत पहुंचाओ। इससे पहले कि शेन मियामियान जवाब दे पाता, झो सियू की आवाज़ दूर से आए, अंकल। दोनों ने मुड़कर देखा और देखा कि झो सियू अपनी साइकिल से घर की ओर भाग रही है। बाइक गिरा रही है और शेन जियानहुआ की तरफ खराब व्यवहार करने के लिए खुशी से दौड़ रही है। अंकल, आप आखिरकार वापस आ गए। आंटी और मैं इन दिनों आपको बहुत याद कर रहे हैं। ये स्पष्ट नहीं था कि यह जानबूझकर किया गया था या नहीं, लेकिन उसने जानबूझकर शेन मियामियान का उल्लेख नहीं किया। ये सुनकर शेन जियानहुआ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आप इतनी देर से वापस क्यों आए? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि परीक्षाएं आ रही हैं और आप कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं संघर्ष नहीं कर रहा हूँ। यह आप हैं जो बाहर कड़ी मेहनत करते हैं, झो सियू ने कहा। जब तक आप दोनों अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं और कॉलेज में प्रवेश करते हैं, चाहे ये कितना भी कठिन क्यों न हो, यह इसके लायक है। शेन जियानहुआ को बेहद संतुष्टि महसूस हुई। उन्होंने अपनी बेटी के स्वागत के तरीके की तुलना झो सियू के उत्साह से की। अंतर बहुत अधिक था। झो सियू के सामने ही उसे पिता बनने की खुशी का अनुभव हुआ। सियू भी हाल ही में बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रही है। दोपहर की छुट्टी के दौरान वापस आती है और देर से स्कूल में पढ़ती है। उसने हाल ही में अपना वज़न भी कम किया है, झो लैनफेंग ने कहा जब वह एक डिश लेकर रसोई से बाहर आए। उसके शब्द झो सियू की प्रशंसा से भरे हुए थे। शेन जियानहुआ ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि झो सियू का वज़न कम हो गया था, लेकिन झो लैनफेंग द्वारा इसका उल्लेख करने के बाद उसे अचानक महसूस हुआ कि झो सियू वास्तव में पतला लग रहा था। बच्चों ने वास्तव में हाल ही में कड़ी मेहनत की है, उनकी ऊर्जा को फिर से भरने में मदद करने के लिए। दोपहर में उनके लिए कुछ और अंडे पकाएं। उन्होंने प्रत्येक वाक्य में शेन मियामियान को शामिल करना सुनिश्चित किया, लेकिन जब से झो सियू वापस आया था, उसने एक बार भी शेन मियामियान की ओर नहीं देखा था। अध्याय 368 तुलना। ठीक है, झो लैनफेंग ने उत्तर दिया। सब्जियों को धोने के लिए सब्जी के बेसिन को कुएं तक ले गया। अंकल, हम ज्यादा न भी खाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको खुद को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि आप हमारे परिवार के आधार स्तंभ हैं। झो सियू के शब्द शहद की तरह मीठे थे, जिससे शेन जियानहुआ के मुंह के कोने बिना रुके ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। मैं एक वयस्क व्यक्ति हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं थोड़ा अधिक खाता हूँ या कम। आपको बढ़ने की जरूरत है, इसलिए आपके लिए अधिक खाना बेहतर है। चाचा, जब मैं विश्वविद्यालय में प्रवेश करूँगा और नौकरी करूँगा, तो मैं आपको अपनी सारी कमाई दूंगा, ताकि आप और चाची हर दिन मांस खा सकें। हमें आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस इस तथ्य से कि आप विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी। हालांकि उन्होंने ये कहा, लेकिन उनकी मुस्कान और भी तेज हो गई। दीदी, कृपया मेरे लिए मेरा बैग अंदर ले आओ, मैं किलो में अंकल की मदद करूंगा। झो सियू ने विनीत रूप से शेन मियामियान को एक तरफ धकेल दिया और बैकपैक सीधे शेन मियामियान की बाहों में रख दिया। ठंडी हंसी के साथ शेन मियामियान को स्नेह के लिए झो सियू के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोई इच्छा नहीं थी और वह बैग अंदर ले जाने के लिए मुड़ा। तुम्हें इसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने हाथ मत तोड़ो, बस मुझे कीलें सौंपने से काम चल जाएगा, शेन जियानहुआ ने कहा। ठीक है। झो सियू ने खुशी खुशी कुछ कीलें पकड़ लीं, पास खड़ा रहा और शेन जियानहुआ को खिड़की ठीक करते हुए देखा।
और पूरे समय उसके साथ स्कूल में मनोरंजक घटनाओं के बारे में बातें करता रहा। वे कहते हैं कि बेटी पिता की छोटी रजाई होती है, और यह कहावत इससे अधिक सत्य नहीं हो सकती। यदि सीयू न होता तो वह अपने जीवन में पिता बनने की खुशी कभी नहीं जान पाता। हालांकि मियामियान बहुत समझदार थी, लेकिन वह स्नेही या मीठी मीठी बातें करने वाली नहीं थी। कभी उससे चिपकती नहीं थी और खुशी से उसे डैड कहती थी। हमेशा उसे ऐसा महसूस कराती थी जैसे उनके बीच एक परत थी। मियाँ मियाँ, आओ और आग बुझाने में मेरी मदद करो। झोउ लैनफेंग शेन मियामियान को बेकार देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे रसोई में मदद करने के लिए बुलाया। गर्मियों में रसोई गर्म थी और वह नहीं चाहती थी कि झोउ सीयू चूल्हे के पास बैठे। अपनी मजदूरी घर लाने के बाद शेन जियानहुआ ने झोउ लैनफेंग के पास खर्च करने के लिए थोड़ा और पैसा छोड़ दिया। दोपहर के समय उसने कुछ मांस और अंडे खरीदे थे। दोपहर के भोजन के लिए मांस के साथ उबले हुए आलू और मिर्च के साथ तले हुए अंडे की एक डिश तैयार की थी। उबले हुए चावल का एक बर्तन भी पकाया गया था। मेज पर स्वादिष्ट भोजन परोसा गया, जिससे शेन जियानहुआ और झोउ सीयू दोनों को बहुत भूख लगी। झोउ लैनफेंग, जिसने लंबे समय से मांस नहीं खाया था, उसे भी इसकी इच्छा हो रही थी। केवल शेन मियामियान को इतनी गर्मी महसूस हो रही थी कि उसे ज्यादा भूख नहीं लग रही थी। भोजन के समय झोउ लैनफेंग, इस डर से कि झोउ सीयू पर्याप्त नहीं खा पाएगी, प्लेट से मांस के टुकड़े अपने कटोरे में डालती रही। सीयू, खाओ, तुम हाल ही में कड़ी मेहनत कर रही हो और तुम्हारी परीक्षाएं आने वाली हैं। अच्छा खाना अच्छा प्रदर्शन करने की कुंजी है। चाची, हमें चाचा को और अधिक खाने देना चाहिए। चाचा बाहर बहुत मेहनत करते हैं। सही है, झोउ लैनफेंग ने सिर हिलाते हुए सहमति व्यक्त की और शेन जियानहुआ के कटोरे में मांस के कुछ और टुकड़े डाल दिए। जियानहुआ, तुम भी अधिक खाते हो। तुमने बाहर कड़ी मेहनत की है और तुम्हारे पास खाने के लिए बहुत अच्छा भोजन नहीं है। तुम्हारा वजन भी कम हो गया है और तुम्हारा रंग काला हो गया है। उसने शेन जियानहुआ के कटोरे में मांस के कुछ और टुकड़े डाले। फिर उसके कटोरे को खंगाला और प्लेट से बचे हुए मांस के आखिरी टुकड़ों को अपने कटोरे में डाल दिया। ये देखकर कि हर कोई इधर उधर भोजन कर रहा है और किसी ने भी शेन मियामियान को खाना नहीं परोसा है, शेन जियानहुआ ने उसके लिए कुछ मांस लेने का फैसला किया। लेकिन प्लेट में खोजने के बाद उसे कोई टुकड़ा नहीं बचा मिला। थोड़ा अजीब महसूस करते हुए उसने शेन मियामियान को अपने कटोरे से कुछ मांस देने का इरादा किया, लेकिन चिंतित था कि उसे ये गंदा लग सकता है। एक पल के लिए झिझकते हुए उसने अंडे का एक टुकड़ा शेन मियामियान के कटोरे में डाल दिया। मियामियन, तुम्हें और खाना चाहिए। तुमने हाल ही में काफी वजन कम किया है। धन्यवाद पिताजी। उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान ने स्पष्ट रूप से कहा। उसका स्वर बहुत अधिक भावनाओं से रहित था। वह न तो प्रभावित हुई और न ही दोष दे रही थी। और जैसे ही शेन जियानहुआ ने अपने कटोरे में मांस को देखा, उसे अंदर से कुछ कड़वाहट महसूस हुई। अध्याय 369 स्कूल ले जाना और छोड़ना। अंकल, मैं आज रात देर से घर आ सकता हूँ क्योंकि हमारी परीक्षाएं आ रही हैं और एक सहपाठी के चाचा हमारे साथ कुछ अतिरिक्त समस्याओं से निपटने की योजना बना रहे हैं। झोउ सीयू ने हवा में तनाव को महसूस करते हुए स्कूल से देर से लौटने के विषय को सामने लाने का मौका जब्त कर लिया। तुम वापस कब तक आओगे? शेन जियानहुआ ने असहज महसूस करते हुए पूछा। एक युवा लड़की के लिए बहुत देर से घर आना सुरक्षित नहीं है। मैं तुम्हें लेने आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। हालांकि उनकी पत्नी ने कहा था कि उपद्रवियों को पकड़ लिया गया है, फिर भी अब सतर्क रहना बेहतर होगा क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है।
वह नहीं चाहता था कि वह फिर से कुछ बुरे तत्वों का ध्यान आकर्षित करे। झो सियू इस विचार से घबरा गया और जल्दी से मना कर दिया। मुझे लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाऊंगा। यदि शेन जियानहुआ उसे लेने आता तो उसे पता चल जाता कि उसे कौन पढ़ा रहा था, है ना? यह अस्वीकार्य था। सॉन्ग झेंगुओ के साथ हुई घटना ने काफी हलचल मचा दी थी। उनसे जुड़ी सभी लड़कियों की प्रतिष्ठा नष्ट कर दी गई। यदि उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई तो विश्वविद्यालय में प्रवेश का क्या मतलब रह जाएगा? शेन जियानहुआ अभी भी चिंतित था। मियामियान को अपने साथ जाने देना कैसा रहेगा? फिर आप एक साथ वापस आ सकते हैं। 2 बच्चों का एक साथ रहना कुछ हद तक सुरक्षित होगा। हालांकि मियामियान बहुत बातूनी नहीं थी। उसके विचार परिपक्व थे और उसके कार्य विश्वसनीय थे। वह थोड़ी वयस्क जैसी थी। झो सियू के साथ रहने पर वह अधिक सहज महसूस करेगा। यह झो सियू ने कठिनाई का बहाना किया। अंकल, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बहन को साथ नहीं लाना चाहता। ये सिर्फ इतना है कि मेरे सहपाठी के चाचा को उनके घर पर बहुत से लोगों का आना पसंद नहीं है। वह केवल मुझे पढ़ाने के लिए तैयार हैं क्योंकि वह मेरे सहपाठी के लिए एक एहसान कर रहे हैं और सुविधानुसार मुझे अपने साथ ला रहे हैं। ये सुनकर झो लानफेंग ने तुरंत कहा, तो उसे मत लाओ। बस कोशिश करो कि शाम को बहुत देर से वापस न आऊं। वह उस छोटे से कमीने को मुफ्त पाठ से वंचित नहीं होने देगी। फिर ठीक है। शेन जियानहुआ अभी भी पूरी तरह से सहज नहीं था। केवल सहमत हो सका क्योंकि ट्यूशन में मदद करने वाला वह पहले से ही बहुत दयालु व्यक्ति था। वे बहुत अधिक मांग वाले नहीं हो सकते। अगर बात सचमुच ऐसी बन जाती तो वह शाम को काम पर जाते समय बीच रास्ते में उसका इंतजार करता। ये सोचते हुए शेन जियानहुआ ने शेन मियामियान की ओर देखा। मियामियान, कल से अब अपने सहपाठी की कार में मत बैठो। मैं तुम्हें और सियू को स्कूल ले जाऊंगा और तुम्हारी परीक्षा खत्म होने तक तुम्हें ले जाऊंगा। फिर मैं काम पर चला जाऊंगा। शेन मियामियान, जो चुप थी, ने इस पर अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। पिताजी, हमारे घर पर केवल एक साइकिल है और ये 2 लोगों को नहीं ले जा सकती। जब वह छोटी थी तो वह बाइक के सामने क्रॉसबार पर टिकने में कामयाब हो गई थी, लेकिन अब जब वह 1.6 मीटर लंबी हो गई है तो वहाँ सवारी करना अनुचित लगता है, भले ही उसे ले जाने वाला व्यक्ति उसका पिता हो। तुम्हें हमेशा परेशानियां खड़ी करनी पड़ती हैं, झो लैनफेंग ने घूर कर कहा। क्या तुम उस छोटे से कमीने की बाइक चलाने के इतने आदी हो गए हो कि तुम ये भी नहीं चाहते कि अब तुम्हारे पिता तुम्हें ले जाएं? उद्धरण चिन्ह। जितना अधिक शेन मियामियान बड़ा हुआ वह उतनी ही अधिक सुंदर होती गई और झो लानफेंग उतना ही अधिक उसे नापसंद करने लगा। उसे लगने लगा कि वह एक आकर्षक महिला जैसी दिखने लगी है। उसे यकीन था कि यह उसका रूप ही था जिसने शेन जियानहुआ को आकर्षित किया होगा। माँ, इससे आपका क्या मतलब है? शेन मियामियान की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। जब मैंने पहली बार अपने सहपाठी की कार में यात्रा करना शुरू किया तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था और आप और पिताजी दोनों इसके लिए सहमत थे। भले ही उसका दिल बहुत पहले ही स्टील हो चुका था और उसने झो लैनफेंग से स्नेह की कोई उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इस तरह अपमानित होने को तैयार थी। तो क्या हुआ अगर हम उस समय सहमत हो गए? क्या ये केवल इसलिए नहीं था क्योंकि यह एक विशेष स्थिति थी और हमारे पास कोई विकल्प नहीं था? झो लैनफेंग ने गुस्से से सोचा। लड़की और अधिक बेशर्म होती जा रही थी। अब वह अपमानजनक चेहरे के साथ जवाब देने की हिम्मत कर रही थी। अगर उसका पति वहां नहीं होता तो वह उसे पहले ही थप्पड़ मार देती।
ये सोचकर झोउ लैनफेंग क्रोधित हो गया। जब भी उसका पति घर पर नहीं होता तो वह छोटी सी बेचारी पूरी नम्रता से पेश आती, लेकिन जैसे ही पिता वापस आए वह एक बाघ की तरह हो गई, किसी के द्वारा अछूत और अकारण। अध्याय 370 अल्पकालिक पिता का प्यार। तो क्योंकि मुझे सीयू की देखभाल करनी थी, मैं एक सहपाठी की कार में सवारी करने का हकदार था, और अब जब सीयू ठीक है तो मैं पारंपरिक बाइक पर साइकिल चलाने का हकदार हूँ। क्या ऐसा है? क्या मुझे अपना जीवन सीयू के इर्द गिर्द घूमना है? उद्धरण चिन्ह। मियामियान ने शेन जियानहुआ को देखा। उसका स्वर शिकायत से भरा था। जो बच्चा रोता है उसे मिठाई मिलती है। यदि आप मिठाई चाहते हैं तो आपको ये जानना होगा कि महत्वपूर्ण क्षणों में अन्याय को कैसे व्यक्त किया जाए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मियामियान की निगाहों के नीचे शेन जियानहुआ अपराधबोध से भर गया था। वास्तव में वह इस मामले पर सीयू की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित था और उसने मियामियान की कुछ हद तक उपेक्षा की थी। हालांकि वह सीयू को छोड़ नहीं सकता था और अपनी बेटी को उसके सहपाठी की कार में सवारी करने नहीं दे सकता था। ये अस्वीकार्य था। जैसा कि शेन जियानहुआ दुविधा में था, झोउ सीयू ने तुरंत कहा, अंकल डैड, अगर बहन सामने नहीं बैठना चाहती है तो मैं वहां बैठूंगा। शेन जियानहुआ ने अपना सिर हिलाया। आप लंबे हैं और सामने अपने पैर फैलाने में सहज नहीं होंगे। दरअसल झोउ सीयू को आगे नहीं बैठने देने का उनके पास एक और कारण था। हालांकि सीयू उसके घर में पली बड़ी थी और वह उसे अपनी बेटी की तरह मानता था, लेकिन बाहरी लोगों की नज़र में वह अभी भी उसकी भतीजी थी। अब जब बच्चा बड़ा हो गया है तो उसे बाइक के आगे बैठा हुआ दिखना अच्छा नहीं लगेगा। इससे बेकार की गपशप हो सकती है। बहरहाल झोउ सीयू ने जो पेशकश की उससे पता चलता है कि वह बहुत समझदार थी। लेकिन अगर बहन वहां नहीं बैठना चाहती, और अगर मैं भी नहीं बैठती, झोउ सीयू ने बड़ी समझदारी से बोलते हुए अपना मन बना लिया था। अंकल पापा, मैं स्कूल पैदल कैसे जाऊं? मौसी मुझे इन दिनों भेज रही हैं, और बहन हमेशा दूसरे लोगों की कारों में बैठती है, जिससे मुझे दोषी महसूस होता है। ये कैसे ठीक हो सकता है? शेन जियानहुआ ने बिना कुछ सोचे मना कर दिया। मौसम इतना गर्म है, जब तक आप स्कूल जाएंगे तब तक आप गर्मी से थक जाएंगे। आपके पास पढ़ने के लिए ऊर्जा कैसे बचेगी? उद्धरण चिन्ह। लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं है। झोउ सीयू परेशान था। मैं मिडिल स्कूल से लगभग स्नातक होने वाला हूँ। हम बहन को किसी और की कार में चलने नहीं दे सकते, है ना? उद्धरण चिन्ह। शेन जियानहुआ के पास शब्द नहीं थे, और फिलहाल वह कोई अच्छा समाधान नहीं सोच सका। मियामियान को भगाने की जरूरत थी, लेकिन वह झोउ सीयू की भी उपेक्षा नहीं कर सका। उन दोनों की बातें सुनकर मियामियान का हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं था। उसके पिता हमेशा ऐसे ही थे। कभी कभी उसके मन में पिता जैसा स्नेह उमड़ पड़ता था और वह अचानक उसके प्रति दयालु हो जाता था और अपने पितृ प्रेम का प्रदर्शन करता था। जैसे अभी वह स्कूल और घर के बीच आने जाने के दिनों को पीछे छोड़ने की कगार पर था, और वह उसे स्कूल से लेने के बारे में सोचने लगा। बड़ी बात क्या है? झोउ लैनफेंग अचानक बातचीत में शामिल हो गया। मैं आज दोपहर को अपनी भाभी के घर जाऊंगा और कुछ दिनों के लिए उसकी कार उधार लूंगा। क्या इससे समस्या का समाधान नहीं होगा? तब मैं सीयू को ले सकता हूँ, और आप मियामियान को ले सकते हैं। आम तौर पर झोउ लैनफेंग इतना सक्रिय नहीं होता, लेकिन इस बार मामला अलग था। अपनी योजना को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए मियामियान के लिए अपने पति की कार में सवारी करना आवश्यक था। 2-4 दिन तो मजा लेने दो उस मनहूस को। ठीक है, शेन जियानहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ,
और मेरा दिमाग उतना तेज नहीं है। मैंने कार उधार लेने के बारे में सोचा भी नहीं था। अंकल डैड, आप हर दिन काम में व्यस्त रहते हैं। आपके पास इन छोटी छोटी बातों के बारे में सोचने का समय कब होगा? उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल, झो लैनफेंग ने सहमति व्यक्त की और मियामियान को अपनी चॉपस्टिक से अंडे का एक और टुकड़ा उठाते हुए देखकर उसने मियामियान को तीखी नज़रों से देखा। खाओ, खाओ, खाओ। वह बस इतना ही जानती थी कि उसके मुंह से क्या करना है। यदि शेन जियान हुआ वहां नहीं होती, तो उसने प्लेट सीधे उसके चेहरे पर पटक दी होती। मियामियान, जब आप आज दोपहर को स्कूल जाएं, तो अपने सहपाठी को बताना याद रखें कि कल से आपको अब उनकी कार में सवारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं तुम्हें लेने आऊंगा, शेन जियान हुआ ने मियामियान को याद दिलाया। मम्मा हम, मियामियान ने सिर हिलाया। हालांकि वह उदासीन लग रही थी और जानती थी कि यह शेन जियान हुआ की एक क्षणिक गर्मजोशी थी। पिता के प्यार का एक क्षणिक प्रदर्शन। कुछ न होने की तुलना में कुछ होना बेहतर था। यहाँ तक कि सबसे मजबूत लोगों को भी कभी कभी पारिवारिक प्रेम के पोषण की आवश्यकता होती है। उसे इतना अच्छा व्यवहार करते हुए देखकर और हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा के बारे में सोचते हुए शेन जियानहुआ को अपराध बोध की भावना महसूस हुई। उसने मियामियान के कटोरे में अंडे का एक और टुकड़ा डाला। यहाँ कुछ और अंडे लीजिए। वह जानता था कि बुढ़ापे में उसे इस बेटी पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिसे वह अपनी पत्नी की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से समझता था।